नमस्कार। वक्त हो गया है बड़ी बहस का। मैं राहुल सौमित्र आज की बहस के जरिए आपके सामने यह लाने की कोशिश करूंगा कि वक्त पर कौन कर रहा है गुमराह और कौन दिखा रहा है सही राह। असल में वक्फ कानून को लेकर देश दो धड़ों में बंट गया है। एक जो ये कहता है कि वक्फ कानून मुस्लिमों के हित में है, तो दूसरा कहता है कि वक्फ काला कानून है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीते दिनों इस विरोध की वजह से 3 लोगों की जान चली जाती है। 500 परिवारों ने पलायन कर दिया। उन्होंने जाकर मालदा के एक स्कूल में शरण ले रखी है। हालात को काबू में करने के लिए जब मोर्चा बीएसएफ के कंधों पर आया तो उनको भी टारगेट करने का काम किया गया। हालात ये हो गए हैं कि भोपाल से लेकर बंगाल तक इसका विरोध हो रहा है। लेकिन आज बाबा साहब की जयंती पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने बाबा साहब के संविधान के ऊपर वक्फ को तरजीह दी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मुसलमानों की वजह, कांग्रेस की वजह से ही मुसलमान आज साइकिल के पंचर बनाने पर मजबूर हैं। तो आज जानने की कोशिश यही करेंगे कि वक्फ से वोट, संविधान को किसने पहुंचाई चोट। पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आपको सुनाते हैं। कांग्रेस की इस कुनीति का सबसे बड़ा प्रमाण वक्फ कानून है। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी संविधान से ऊपर कर दिया। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान का काम था। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। ये आदिवासी के हितों की रक्षा करने का, संविधान की मर्यादाओं का पालन करने का हमने बहुत बड़ा काम किया है। नए प्रावधानों से वक्फ की भी पवित्र भावना का सम्मान होगा। यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वक्फ की पवित्र भावना का सम्मान होगा। ये आश्वासन दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन विपक्ष का इस बारे में क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। बहुत निकम्मी सरकार, बीजेपी की सरकार, भावनाओं को अहित करने वाली सरकार, संविधान की धज्जी उड़ाने वाली सरकार का अंत तय है। ये बिल जो है किसी कीमत पर हम लोग नहीं मानेंगे। मोदी जी और कितना अपमानित करेंगे मुस्लिम समुदाय के लोगों को, बार बार पंक्चर से जोड़ देना। आज जब मोदी जी की पॉलिसीज के बाद बेरोजगारों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि हर समाज के व्यक्ति को पंचर ही बनाना पड़ रहा है। नौकरियां हैं नहीं, नौकरियां दे दीजिए आप भी तो शायद ये बोलने के हकदार हो जाएं। और जिस बिल की बात कर रहे हैं, पिछले वक्त बिल की अमेंडमेंट की 2013 की, कि वो सही नहीं था, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, सुषमा स्वराज जी, राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में बीजेपी के समर्थन से ही पारित हुआ था। ये सब गलत थे क्या? और इस वक्त हमारे साथ दो बड़े खास मेहमान जुड़े हैं। तौकीर रजा जी है, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं। स्वागत आपका तौकीर रजा जी है। स्क्रीन पर फिरोज सिद्दीकी भी हैं, ये भी कांग्रेस के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं। शोएब अहमद थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे, उनका भी स्वागत है। लेकिन पहला सवाल फिरोज सिद्दीकी जी मेरा आपसे ही है कि क्या आप ये मानते हैं जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान की आपने ऐसी की तैसी की है, उन्होंने किस बात को लेकर ये बात कही है? सरकारें उड़ा रही, वो प्रधानमंत्री अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया गवर्नरों को लेके कि वहां के जो तमिलनाडु के गवर्नर थे किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे थे और छुटी हुई सरकार का के सारे काम अपने हाथ में लेकर खुद सरकार चला रहे थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के मामले में आपने देख लिया, महाराष्ट्र के मामले में आपने देख लिया। तो लगातार अभी भी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पारित हुआ है, इसमें क्या समस्या है? समस्या ये है कि आपने संविधान की अनदेखी की है, जो समानता का अधिकार है उसकी अनदेखी की है।
आपने जो है आर्टिकल 26 में जो सभी धर्मों को अपने धार्मिक संस्थानों को चलाने की इजाजत है, उसकी अनदेखी की है। इसीलिए विरोध हो रहा है सड़कों पर। कृषि कानूनों में भी यही हुआ, तो किसानों ने विरोध किया क्योंकि आपने उसमें भी संविधान की धज्जियां उड़ाई। जो संविधान के लेट डाउन प्रोसीजर्स हैं उनका पालन नहीं किया गया। तो जो सरकार ही ये काम करती है, वो सरकार दूसरों को नसीहत दे रही है और अपनी जो है नाकामियों को छुपाने का वो काम कर रहे हैं। आपने फेडरल डेमोक्रेटिक सिस्टम को चैलेंज करने की कोशिश इस सरकार ने की है। तो ये तो सब, अब हर बिल संसद पास करती है, एक उठता है और सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, और हर बिल जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन हो जाता है। तो संसद का तो मजाक मोदी सरकार के जमाने में बन रहा है। हम लोग भी 55 साल सरकार में रही है कांग्रेस, पिछले 10 साल भी हम सरकार में रहे। जब हमने वक्त अमेंडमेंट बिल 2013 में पारित किया था, कोई भी सभी पार्टियों की रजामंदी से, जो मुस्लिम समाज है उसकी रजामंदी से उसको पारित किया गया। क्या यही काम मोदी जी की सरकार नहीं कर सकती? इतनी हबड़ में जरूरत क्या थी? तो संविधान की धज्जियां बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक है, यानी संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता का मानना है। तौकीर रजा जी, ये तो इस कानून को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। झारखंड के कांग्रेस के मंत्री ने क्लियर कर दिया, आपने सुना, वो कह रहे हैं कि हम इस कानून को मानेंगे ही नहीं। आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं एक शेर से, ब्रिजनारायण जी के एक शेर से शुरुआत करना चाहूँगा। ज़बां को बंद करें या मुझे असीर करें, ज़बां को बंद करें या मुझे असीर करें, मेरे ख्याल को बेड़ी पहना नहीं सकते। आपने देखिए, ऐसा है कि आज जो कानून बने हैं, आपने मेरे ख्याल को बेड़ी पहना नहीं सकते। बिल्कुल ये ख्याल है, और ख्याल तो आप प्रकट कर सकते हैं। हम आपके बेड़ी को पहना, हम आपके भी नहीं रहे हैं, और ना आप हमारे ख्यालात को बेड़ी पहना सकते, क्योंकि आपने जो काम बेड़ी पहना कौन रहा है? बेड़ी तो इन्होंने पहनाया था। संविधान की हत्या तो इन्होंने, किसने? कांग्रेस ने करी। आप देखिए, लगभग 55 से 60 साल ये राज करे पूरे देश में, और कानून का इतने बड़ा अमेंडमेंट किया, कभी किसी ने क्यों विरोध नहीं किया? क्योंकि इनके वोट बैंक की राजनीति के लिए आपने तुष्टीकरण की राजनीति जो है करते हुए कांग्रेस की सरकार ने यही काम किया, और आपके हिसाब से बिल पिघले। लेकिन क्या ट्रांसपेरेंसी थी? क्या उसमें करप्शन खत्म करने की कोई पॉलिसी थी? क्या अवैध कब्जाधारी के लिए कोई कठोर कानून थे? कोई भी नहीं था। क्या कलेक्टर का कोई इन्वॉल्वेशन था? नहीं था। पहले उसको पढ़िए आप, और उसके बाद आप बात करिए। लेकिन आप बात करते हैं कृषि कानून के बाद पहुंच जाते हैं, आप बात करते हैं संविधान की हत्या की बात करते हैं। अरे साहब, हत्यारी तो आपकी कांग्रेस की सरकार में इंदिरा गांधी ने 19 महीने अंत तक बचा के रखा, हत्या करके रखी रही। तब क्या हुआ? तब आप क्या मुंह में दही जमा के बैठे थे क्या, या चूड़ी पहन के बैठे थे? किस प्रकार से बातें करते हैं? अरे संविधान है और कानून का पालन तो सबको करना पड़ेगा। ये देश का कानून है और विधिवत सम्मत से, सर्वसम्मति से पारित हुआ है। इसको सबको पालन करना पड़ेगा। कोई ये बोले कि मैं अपने राज्य में इस कानून का जो है लागू नहीं करूंगा, ये तो आप खुद संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। किस प्रकार से आप बातें कर रहे हैं, और पहुंचा दिए राज्यपाल की तरफ। अरे साहब, राज्यपाल की तरफ दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश आया है तो आपके जैसा नहीं कि शाह बानो के मामले में आप लोगों ने उसको भी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जो है संविधान में जाके, सदन में जाके बदल दिया था। क्या हम ऐसा करें? आप ये सोचते हैं क्या? हमारी जो रीति नीति एकदम साफ सुथरी है, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम कर रही है। अगर प्रधानमंत्री आवास आपको दिया जा रहा है तो इस पे क्यों नहीं बोलते कि हमको मत दो? लेने क्यों पहुंच जाते हैं? अरे सबको दिया जा रहा था, उसमें तो आप लेने पहुंच जाते हो। शिक्षा का अधिकार के तो आपको शिक्षा दी जा रही है, उसको लेने पहुंच जाते हो। लेकिन आप ऐसा बेवजह विरोध करके आप क्या मैसेज देना चाहते हो? अपने देश में अपने लोगों के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। फिरोज जी, प्रधानमंत्री आवास में भेदभाव है नहीं, दूसरी योजनाओं में भेदभाव है नहीं। आपने वोट बैंक के खातिर मुस्लिमों का इस कदर इस्तेमाल किया कि आज वो साइकिल का पंचर बनाने पे मजबूर हैं। बीजेपी का यह भी कहना है, सीधे आप पर आरोप है कि वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, उनको आगे लेकर नहीं गए। ऐसा है तो कि रजा साहब कह रहे हैं कि लाइन लगाने पहुंच जाता है मुस्लिम समाज, हम भिखारी हैं क्या जो लाइन लगाने पहुंच जाते हैं? अरे हम भी तो टैक्स देते हैं। ये सुनिए, अब आप बोल लिए, अब मुझे बोलने दीजिए। क्या हम लोग भी तो टैक्स देते हैं? हम लोग भिखारी हैं क्या? ये बताइए ना, क्या मुस्लिम समाज या देश का कोई तबका क्या भिखारी है? कह तो रहे कि साइकिल का पंचर बनाते हैं, लेकिन वो कह रहे साइकिल का पंचर बना रहे हैं। अरे साहब जी, अरे साहब, वही हम कह रहे हैं
हम भिखारी नहीं है जो आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि लाइन लगाने अरे भीख मांगने को तो मजबूर कर दी कांग्रेस ने इस 55-60 साल में। अभी भी क्या स्थिति बना के रखे, जरा बताइए। कौन सा एजुकेशन का स्तर आपने सुधार दिया, शिक्षा का स्तर, कौन सा सामाजिक स्तर कांग्रेस ने सुधार दिया, बताइए इतने सालों में। आज भी वही पंचर की दुकान, वही मैकेनिक की दुकान, वही छोटी छोटी दुकान बना के रखे। कौन सा स्तर सुधार दिया, बता दीजिए मेरे को। किसी अल्पसंख्यक के लिए इतने सारे आप लोगों ने बताया कि कानून ने बना के रखा आपके तुष्टीकरण के लिए, लेकिन एक भी कानून का फायदा क्या कभी आपको मिला? नहीं मिला। तो आप किस मुंह से बात करते हैं? आप बात करते हैं भिखारी की। लेकिन अरे साहब, जब ऐसा था तो आप शिक्षा के स्तर के लिए बोलते ना, हमको शिक्षा मुफ्त दीजिए, हम पढ़ के दिखाएंगे। लेकिन कभी ये डिमांड क्यों नहीं करी आप? तौकीर जी, उसी कांग्रेस ने फिरोज सिद्दीकी जैसे प्रवक्ता भी तो बनाए, फिरोज सिद्दीकी जैसे प्रवक्ता भी तो बनाए। देखिए टीवी पे बहस कर रहे हैं आपसे। ठीक है, दोबारा नहीं बोलना इस बात को, आप ख्याल रखना। और अब आप कह रहे हैं हम लोग ने आपकी आवाज कर रही, जरा फिर से रिपीट कर दीजिए, फिर मैं बताता हूं क्या बोलना क्या नहीं बोलता। आप मेरे को मत सिखाइए क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। लाइन लगाने मुसलमान पहुंच जाते हैं, दोबारा। अरे आप बोल रहे हैं भिखारी लाइन लगा के लेने चले जाते हैं। मैंने बोला प्रधानमंत्री आवास मिलता है, तब विरोध क्यों नहीं करते कि हमको नहीं चाहिए? शिक्षा का जो है प्रतिशत के लिए पीएम श्री आ गया, वो दे रहे, तब क्यों नहीं बोलते? आप ये बात करते किस मुंह से बात करते हैं? अरे आपको ये होना चाहिए कि हमको जो मिल रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। वो मिल रही कि नहीं मिल रही है? एक देश एक कानून होना चाहिए, वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा होना चाहिए। आपको उसका समर्थन करना चाहिए। ये कैसा? यहाँ पर तो बड़ी सीनाजोरी करते हैं, बड़ी दादागिरी करते हैं। जब विदेश में जाते हैं, अमेरिका या ब्रिटेन या यूरोप में जाते हैं, उसके कानून का परिपालन बड़े अच्छे से करते हैं, तब जाके विरोध नहीं करते। आपका बहुमत भी ज्यादा होता है या किसी का प्रतिशत ज्यादा होता है, तो ये सब चलता नहीं है। देखिए आपको समझना पड़ेगा, कानून का पालन करना पड़ेगा, किसी के बहकावे में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन आपकी परिमाटी रही है, सुनिए, आप लोगों ने हमेशा अल्पसंख्यकों को भड़काया है, अल्पसंख्यकों को डराया है, अल्पसंख्यकों को जो है बरगलाया और उसके अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन अल्पसंख्यकों ने क्या किया? ट्रिपल तलाक आया, आपने क्या उसका विरोध किया कि नहीं किया? लेकिन आज देखिए शिक्षित बहना, हमारी जो बहनें हैं, तलाकशुदा बहनों का जीवन स्तर सुधर गया, तलाक का प्रतिशत खत्म हो गया। आप क्या इसको नहीं मानते? ठीक है, फिरोज जी की बात आ जाए ना, क्या हुआ? फिरोज जी की भी बात आ जाए ना, फिरोज जी करते हैं क्या? अच्छा फिरोज जी, एक चीज ठीक है, जो बात हुई, अब आपको इंटरप्ट कोई नहीं करेगा। जब ये देश, पूरे देश के लिए लागू हो गया है कानून, तो क्या ये हो सकता है कि इसके लिए झारखंड सरकार डिनाई करे, पश्चिम बंगाल सरकार डिनाई करे? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो पूरे देश के लिए लागू है ना। अरे अगर गवर्नर, अगर ये असंवैधानिक है, वो सरकार है, तो गवर्नर कार्रवाई कर दें, करे ना। वो गवर्नर साहब काहे के लिए हैं? वो संविधान के कस्टोडियन है। और अगर संविधान में अगर इस बात का प्रावधान नहीं है कि फेडरल डेमोक्रेटिक सिस्टम में कि कोई सरकार इस बिल को इंप्लीमेंट करना चाहे अथवा नहीं करना चाहे, तो इसमें बहस का कहाँ मुद्दा है? गवर्नर साहब कार्रवाई कर लें। और जो मुस्लिम समाज को ये कह रहे हैं कि हमने पंचर बनाने वाला बनाया, तो मुस्लिम समाज की अबुल कलाम आजाद माइनॉरिटी फंड था जो कि स्कॉलरशिप देते थे बच्चों को, वो बंद कर दी। मदरसों की ग्रांट मोदी सरकार ने बंद कर दी। बताए ना मुस्लिम समाज के लिए इन्होंने कौन सा काम किया कि मुस्लिम समाज को भी रोजगार मिले, मुस्लिम समाज को भी वजीफे मिले, मुस्लिम समाज के भी कुछ नए काम हो। आप कह रहे हैं वक्फ बिल में, तो आज ऐसी सरकार किस काम की और ऐसी कैसी हो जमहूरियत की और लोकतांत्रिक सरकार है कि वो सबको एक राय और एक छतरी के नीचे नहीं खड़ी कर सकती। इसका मतलब है कि ये जो लोग हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, इनमें राजनीतिक कौशल की कमी है, इनको सियासी कमी है इनमें। इसी वजह से ये पूरे देश को एक साथ नहीं कर सकते। इनसे अच्छे मनमोहन सिंह थे तो पूरे देश को एक साथ करते थे और बिल पास कर दिए हमने, बहुत बड़े बड़े बिल पास किए, भूमि अधिग्रहण कानून पास किया। आप कह रहे हैं तौकीर जी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन यहां पर फिरोज सिद्दीकी जी तो एक एक करके सब गिनाते जा रहे हैं कि मुस्लिमों के हित में आपने कोई काम ही नहीं किया 11 साल से। मैं आ रहा हूं फिरोज जी, तौकीर जी से मेरा सवाल है ये, तौकीर जी से मेरा सवाल है, तौकीर जी से फिरोज जी, आपने तो 11 साल में मुस्लिमों के लिए एक काम नहीं किया, वो तो एक एक करके बता रहे हैं, गिना रहे हैं। देखिए, हमने जब विकास की बात की तो हम सबके विकास की बात करते हैं। हमने कहा कि अगर शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाने के लिए पीएम श्री योजना जो अब आई है, उसके साथ भी शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाने के लिए हमने शिक्षा के लिए सभी को जो है शिक्षा को सुविधा कराने के लिए बाकायदा सभी समाज को आगे रखा है। तो क्या वो अलग से करने की जरूरत है क्या? तुष्टीकरण आपने किया, हमने कभी नहीं किया। हमने बोला सबके बराबर शिक्षा मिलेगी, एक आंख से। कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने जो है हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करी है। पर्टिकुलर अलग से कानून बनाकर आप क्या भेदभाव पैदा करने
बनाने की कोशिश कर रहे थे, इस दुनिया जानती है और देश भी जानता है। हमने ये नहीं किया। हमने अगर मकान का देना है तो हम प्रधानमंत्री आवास सबको दे रहे हैं, हम अगर शिक्षा देना है तो सबको दे रहे हैं, स्वास्थ्य की सुविधा देना है 5 लाख तक मुफ्त जो स्वास्थ्य जो सुविधा दिया जा रहा है, फ्री जो हेल्थ की दिया जा रहा है, वो हम सबको दे रहे हैं। ये देख के नहीं दे रहे हैं कि चेहरा देख के नहीं दे रहे हैं या जाति देख के नहीं दे रहे हैं। आपने दिया, आपने अलग से कानून बनाया, अलग से वजीफा देने की शुरुआत की, आपने किया, वही गलत था। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। एक आंख से गरीब है तो गरीब को देखना चाहिए, अमीर है तो अमीर को देखना चाहिए। आपने भेदभाव की राजनीति करने की कोशिश आपने करी, आपकी सरकार ने करी है, इसकी पूर्ववर्ती सरकार है, हमने नहीं किया। संविधान की भी हत्या आपने करी, हमने कभी नहीं किया। अमेंडमेंट 81 बार आपने संविधान में अमेंडमेंट किया, परिवर्तन किया है, हमने कितना भी किया, मुश्किल से 12 बार भी हमने नहीं किया। और आप बात करते हैं 1954 में अगर वक्फ बोर्ड आया था तो कानून तो उस टाइम ऐसा था और नेहरू जी ने बनाया था कि सदन को उन्होंने बता दिया कि सदन वक्फ की संपत्ति है और कोई कानून नहीं चलेगा भारत के कानून में, कानून का उस पर लागू नहीं होगा। वक्फ का कानून बड़ा होता है। बाद में अमेंडमेंट हुआ 1962 में, जब विरोध हुआ, उसके बाद 64 में हुआ, उसके बाद 1995 में राजीव गांधी ने इसका जवाब किस प्रकार से आप कर रहे हो? आपको सबूत, आपको चीजें मिलते रहे और टीवीज मिलते रहे और दुनिया के बाकी समाज देखते रहे, ये नहीं चलेगा भेदभाव की राजनीति। और तौकीर जी 10 सेकंड में राहुल जी मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। और रही बात वक्फ बोर्ड की बात करें तो वक्फ बोर्ड की जितनी संपत्तियों में आपके लोगों ने, आपके केंद्रीय मंत्री जाफर शरीफ जैसे लोग वहां पर कब्जा करके बैठे हैं। आज भी आपको मालूम सदन में बाकायदा रिजिजू ने उनका नाम लेके बोला है। तो आप किस मुंह से बात करते हैं? आज भी जितने नेता, जितनी कब्जे में प्रॉपर्टी है, सारे आपके नेता के संरक्षण में या आपके नेता लोगों ने कब्जा करके रखा है। तौकीर जी के सवालों का जवाब फिरोज सिद्दीकी जी देंगे, तैयार रखिए आप जवाब। लेकिन उसके पहले शोएब अहमद जी जुड़े हैं, वक्फ मामलों के जानकार हैं। ये स्थिति शोएब जी क्यों बन गई है देश में कि एक कह रहा है कि ये कानून जो है मुसलमानों के हित में है, उनसे इनका हित होने वाला है, और दूसरा कह रहा है काला कानून है। तो सवाल यह है कि वक्फ कानून को लेकर कौन गुमराह कर रहा है सर, और कौन सही राह दिखा रहा है, ये आपके जरिए भारत का मुसलमान जानना चाहता है। जी देखिए, वक्फ जो संशोधन अधिनियम है अभी 2025 का, ये सरकार ने संसद में पारित कराया है, इसलिए काला कानून नहीं कह सकता मैं। लेकिन ये संसद से जो पारित कानून है, इसके संबंध में एक बात कही जा सकती है कि ये वक्फ को मजबूत करने वाला नहीं है, बल्कि वक्फ की संपत्ति को छीनने वाला है। वक्फ की संपत्तियों पे जो काबिज लोग हैं उनके कब्जे को वैधानिकता देने वाला है। 12 साल की जो परिसीमा काल थी उसको हटा दिया गया, और इस तरह से ये कहा जा सकता है कि सरकारी संपत्ति जो वक्फ की है और सरकार के कब्जे में है, ऐसी संपत्ति जो वक्फ की है और सरकार के कब्जे में है, उसको कलेक्टर को अधिकार देकर ये निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है कि वो वक्फ की संपत्ति को सरकारी संपत्ति घोषित कर दे। इसलिए जो लोगों का खदशा है, जो लोगों की आशंका है, वो निर्मूल नहीं है। उसमें बहुत से आधार हैं जिसके बिना पे लोग कह रहे हैं कि ये कानून जो है मुस्लिमों की वक्फ प्रॉपर्टी को छीनने का है। यानी इसके बाद मुस्लिमों की वक्फ प्रॉपर्टी छीनी जाएगी, आपको ऐसा लग रहा है? जी। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो कहा कि वक्फ की पवित्रता को हम बरकरार रखेंगे। आज ही उनके कुछ प्रॉपर्टियां राहुल जी इसमें मेरा ये कहना है कि वक्फ बाई यूज़र क्यों हटाया गया? वक्फ बाई यूज़र मुस्लिम प्रॉपर्टी जो सैकड़ों सालों से बिना कागजात की थी और जिसमें ऐसी प्रॉपर्टी का अस्तित्व था, वो दूसरे धर्मों के लोगों की वक्फ बाई मंदिर बाई यूज़र माना जाएगा, लेकिन वक्फ बाई यूज़र दरगाह या कब्रिस्तान नहीं माना जाएगा। तो ये प्रावधान जो हटाए जा रहे हैं, वक्फ की संपत्ति के अमानत में खयानत करने वाले लोगों के लिए कम सजा का प्रावधान किया जा रहा है। क्यों हटाया गया? देखिए, एक चीज पहले समझ लीजिए, सरकारी की बात करने पहले एक एक करके मैं जवाब दे दूं। सरकारी संपत्तियां जो हैं, वक्फ की संपत्तियां, सरकारी संपत्ति जैसे कब्रिस्तान होता है, उसके अलावा भी सरकार से वक्फ की संपत्तियां वक्फ के लिए ली गई यूज करने के लिए, लेकिन उसको किराए पे दे दिया गया और कुछ सरकार को भी दिया गया, लेकिन सरकार ने उसको दी थी। देखिए, दो चीज चली, मतलब खुद सरकार ने उनको दी और सरकार उनसे किराए पर लेके चला रही है, उनका खर्चा उनको दे रही है। ये दो तरीके से चली। तो ऐसा है, पहले उसको समझना पड़ेगा। सरकारी संपत्तियां क्या आपके वक्फ बोर्ड में ये नहीं दी गई है? तो पहले बता दिया, आप जानकार बता रहे हैं, पहले इस बात को सही कर लीजिए।
दूसरी बात, उन्हीं संपत्ति और किसी भी वक्त की संपत्तियों को कहीं भी सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं लेने वाली। जो कब्जेदारी है उनको कब्जा हटा के सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से, कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से जो है वक्त की संपत्तियां किराए पे जाएंगी। आज 163 करोड़ की, वही बता रहा था मैं, सालाना जो है आवक होती है, 12,000 से 20,000 करोड़ तक जाएगी। आप किस प्रकार से विरोध कर रहे हैं? वही लोग विरोध कर रहे हैं, वक्त जानकार बता रहे हैं। अरे बताइए ना, आज कितने कब्जेदारी बैठे हो, कितने मामले हैं? अरे कब्जेदारी मत बोलो, समझ गए? मंदिरों के मठ मंदिरों पे कब्जा करने वाले अब दूसरों को कब्जाधारी बोल रहे हैं। अरे कब्जाधारी की बात नहीं है, कब्जा करके बैठे किराएदार के नाम से, उस बात की बात करो, पहले जानकारी दुरुस्त करिए। नहीं, बिना सोचे समझे बोलने से पहले थोड़ा सोचिए क्या बात कर रहे हैं। अरे वक्त के जितने भी किराएदार हैं कब्जा करके बैठे या नहीं बैठे? उनकी प्रॉपर्टी आज 21,000 से ऊपर के मामले आज तक मामले चल रहे हैं। 20,000 से बात करते हो आप? भले जाके जानकारी निकाल के आइए। जो किराएदार के रूप में कब्जा करके बैठे हैं, आज 70 सालों से ज्यादा हो गया उनको बैठे हुए, क्या कोई खाली हुआ? क्या आपकी सरकार देखिए बात ये आई निकल कर वक्त बाय यूजर पर एक मिनट तौकीर जी एक मिनट, वक्त बाय यूजर पर बात ये निकल कर सामने आई। फिरोज जी और शोएब जी, आप दोनों लोगों से मेरा सवाल है, पहले फिरोज जी से है कि कब्जाधारियों से जिन्हें किराए पर दे दिया गया और कब्जा करके बैठे हैं, उनसे निजात दिलाएंगे और मुसलमानों के हित में ही होगा, गरीब मुसलमानों के, पसमानदा मुसलमानों के हित में होगा। फिरोज जी, इनको तौकीर भाई को वक्फ बाय यूजर ही नहीं पता। मैं बताता हूँ वक्फ बाय यूजर क्या होता है। पंजाब में, हरियाणा में या बहुत सारी जगह है जहाँ वक्फ नहीं है जमीनें, तो क्या हुआ, या तो गवर्नमेंट ने दे दी या हिंदू समाज के लोगों ने दे दी, सिख समाज के लोगों ने दे दी, लेकिन वहाँ हमारी कब्रें हैं, तो जो वहाँ दफन है वो यूज कर रहा है और उसने इसको वक्फ कर दी अल्लाह के नाम पे, तो उसको बदला रद्दोबदल नहीं किया जा सकता। किसी भी कब्रिस्तान को आप रद्दोबदल नहीं कर सकते। बहुत सारी मस्जिदें हैं जिनके कागजात नहीं है, लेकिन वहाँ बरसों से नमाज पढ़ी जा रही है, तो वो वक्फ बाय यूजर हो जाती है। किसी राजा ने मस्जिद बनवाई, मस्जिद पेरामुल चेरामन जो है वहाँ की केरला की, वो वक्फ बाय द यूजर है। ठीक है, तो ये कानून खत्म करके अब सरकार कहेगी ये कब्रिस्तान हमारी, ये मुर्दों की जमीनों पे कब्जा करने वाले हैं। अरे साहब, पहले जानकारी दुरुस्त कर लीजिए फिरोज भाई, मुर्दों की जमीन को भी देने वाली सरकार थी। और कब्जे की बात कर रहे हैं, कब्जा कब्रिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, कब्जा की बात कर रहे हैं, वक्फ बाय यूजर की बात कर रहे हैं। वो सरकारी जमीन जिनको आप लोगों ने दूसरे संस्थाओं पे दे दिया, सिर्फ सरकारी संस्थाओं को नहीं दिया, कई संस्थाओं को देख रखा, और उसका किराया तो खा रहे हैं लेकिन उसको हटा नहीं पा रहे हैं। और कागज की बात करें तो कागज आपके पास नहीं है, कागज आज डॉक्यूमेंट की जरूरत है, उसको डिजिटल करने की जरूरत है, वो भी रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है। और आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? जानकारी वाले अपना दुरुस्त करिए, उसके बाद बात करिए। इससे ठीक है, आता है शोएब जी, डॉक्यूमेंट्स को पूरा तौकीर जी, फिरोज जी प्लीज, शोएब अहमद जी, शोएब अहमद जी, मित्र जी एक लाइन और बोलूं मैं? हाँ बोल लीजिए, फिर मैं शोएब पास जाता हूँ। ये हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ है, वक्फ बाय द यूजर हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जिसका आपने धार्मिक स्वतंत्रता का हनन किया है, तो हम क्यों धार्मिक स्वतंत्रता का हनन किया गया है, ये फिरोज सिद्दीकी जी का कहना है। शोएब अहमद जी, अब आपकी बारी है। जी देखिए, वक्फ की जो परिभाषा है, क्या चीज़ है वक्फ? मुस्लिम विधि के अनुसार किसी व्यक्ति के द्वारा, उसमें कोई ये नहीं कहा गया है कि मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा पायस, रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए जो मुस्लिम विधि के द्वारा मान्य हो, किसी के भी द्वारा अल्लाह को स्थायी समर्पण है। अगर कोई नॉन मुस्लिम भी देता है, राजा देता है, कोई बादशाह दिया था, तो उसने एक फरमान के द्वारा दिया था। उस समय लैंड रेवेन्यू कोड लागू नहीं था। उन्होंने कह दिया कि जाओ फलाने गांव की ज़मीन जो है ये ईदगाह को, ये कब्रिस्तान के लिए, ये मसाजिद के लिए दी गई है, तो उसका कोई कागजात नहीं था। टाइम इमेमोरियल या टाइम इमेमोरिया मतलब अनादिकाल से अगर उपयोग के द्वारा कोई चीज़ वहाँ पे पूजी जा रही है, नमाज पढ़ी जा रही है, कब्रिस्तान के रूप में आ रही है या किसी दरगाह के रूप में इस्तेमाल हो रही है, तो उसको कहा जाता है वक्फ बाय यूज़र। और कोई व्यक्ति अगर देता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट करता है, हिबा करता है, दान करता है, वक्फ करता है। जैसे मैं किसी चीज़ को दूँ तो ये मेरे द्वारा वक्फ कहा जाएगा। आप भी जो हैं एंकर हैं, अगर आप देना चाहें किसी मंदिर को, किसी मस्जिद को, वो वक्फ या दान कहलाएगी। लेकिन जो वक्फ बाय यूज़र है, ऐसी
ऐसी चीज है जो जिसका दस्तावेज नहीं है और अनादिकाल से चली आ रही है। उसमें मंदिर भी है, मस्जिद भी है, चर्च भी है। चेरामन का जो मस्जिद है, चेरामन जुमा मस्जिद, जो भाई साहब ने हमें बताया था, वो राजा ने ठीक है, चूंकि शोएब अहमद जी समय का अभाव है, समय का अभाव, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। यहाँ पर वक्त मामलों के जानकार ये कहते हैं कि हम इस कानून को काला तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बात, सिर्फ एक बात और कह देना चाहता हूं। हाँ, मुसलमानों की आकांक्षाओं पर और वक्फ प्रॉपर्टी के विकास के लिए ये अवरोध सिद्ध होगा। छीनने वाला कानून ठीक है, मुसलमानों की आकांक्षाओं पर अवरोध साबित होगा ये कानून, ये वक्त के जानकार का कहना है। तो फिरोज जी का कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता का ये हनन है इस कानून का लागू होना, और तौकीर रजा ये साफ तौर पर कह रहे हैं ये मुसलमानों के हित में है। हम चाहते हैं कि मुसलमान दूसरों से कदम मिलाकर आगे बढ़े। बहुत धन्यवाद इस बहस में हिस्सा लेने के लिए आप तीनों मेहमानों का। नमस्कार।